हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर है पांचवा वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा झारखंड पीजीटी कॉमर्स से। ठीक है, वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप झारखंड पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ पर स्टोर पर जा करके आप कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। झारखंड पीजीटी कॉमर्स में जो मेरिट पोर्शन है, जहाँ से आपका सिलेक्शन होना है, मेरिट आनी है, 300 नंबर का जो कॉमर्स पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे विद वीडियो क्लासेस, प्रिंटेबल नोट्स, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस। और ये सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेंगी। इसके अलावा भी कोर्सेस हैं, अगर आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एज पर मॉस्लोज थ्योरी, नीड्स सच एज ट्रुथ, विजडम, प्रोफाउंड हैप्पीनेस and harmony is related to the needs of person, physiological, self actualization, safety and social। देखो देखो बात क्या थी। अब्राहम मॉस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दी। उसमें उसने सबसे बेसिक नीड में रखा इसको फिजियोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद उसने रखा सेफ्टी, उसके बाद उसने रखा सोशल, फिर उसने रखा एस्टीम नीड्स, और उसके बाद उसने रखा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो, फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। सेफ्टी भाई, सुरक्षा चाहिए। सोशल नीड्स, उसके दोस्त होने चाहिए। लव एंड अफेक्शन यहाँ पर चाहिए। एस्टीम नीड्स मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अकम्पलिशमेंट चाहिए, अवार्ड रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि फिर इंसान परम आनंद ढूंढता है। परम आनंद का मतलब बुद्धिमानी वाली बातें। प्रोफाउंड हैप्पीनेस, ठीक है, मतलब आत्मीय खुशी हो। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सब कुछ कहाँ पर आता है? आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, यानी आत्म वास्तविकता। भाई लोग मेडिटेशन पे चले जाते हैं, 1 महीने के लिए बोले मेडिटेट कर रहे हैं, एकांत में चले जाते हैं, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए अगला। इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, टेलर ने क्या किया था? फंक्शनल डिवीजन ऑफ वर्क किया था। देयर आर 8 फोरमैन, 8 फोरमैन उसने बनाए थे। बेसिकली टेलर ने जो क्या किया था, 8 फोरमैन बनाए थे। तो 4 उसने रखे थे प्लानिंग डिपार्टमेंट में, और 4 उसने रखे थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो थे भाई लोग, उनका नाम था, जितने भी बॉस हैं वो सब आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगे। जैसे आपका स्पीड बॉस आ गया, ठीक है, गैंग बॉस आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका रिपेयर बॉस आ गया, और उसके बाद आपका इंस्पेक्टर आ गया। और इधर कौन कौन आएगा? इधर आपके आगे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर रूट क्लर्क, उसके बाद आ गए आपके इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, और उसके बाद आ गए आपके डिसिप्लिनेरियन। ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दीज फोरमैन ऑपरेट एट शॉप लेवल। ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब प्रोडक्शन में लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग वालों का काम तो प्लानिंग है, प्रोडक्शन का काम, ये प्रोडक्शन का काम देखते हैं। ठीक है। तो ये स्पीड बॉस यानी कौन सा है? थर्ड। फिर गैंग बॉस किसमें है? फोर्थ। रिपेयर्स बॉस किसमें है? सेवेंथ। और इंस्पेक्टर किसमें है? तो ये हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द हाउथोर्न स्टडी। देखो हुआ क्या था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एल्टन मायो, बड़े मशहूर आदमी थे। एल्टन मायो ने हाउथोर्न स्टडी की थी। ठीक है। एल्टन मायो पूछा जाता है कि हाउथोर्न स्टडी किसने की थी बहुत सारे एग्जाम में, तो एल्टन मायो। ठीक है। इन्होंने देखा था कि वर्कर्स
का जो मोरल है, वर्कर्स का जो कह सकते हैं जोश है, वर्कर्स की जो मनोस्थिति है, उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लीडरशिप स्टाइल का। लीडर कैसा है, उससे वर्कर के मोरल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है या अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो पूछा गया है कि कौन-सा सत्य है? तो वर्कर्स मोरल वाज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एज़ सुपरवाइजर्स लीडरशिप स्टाइल, पहला ही मिल गया, सही है, अगला आगे भी पढ़ लेते हैं। द कंक्लूजन ऑफ स्टडी हैड वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट प्लेसमेंट, गलत है ये। इकोनॉमिक इंसेंटिव वर फाउंड टू बी मोस्ट क्लोज़ली लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी। देखो, इकोनॉमिक इंसेंटिव मोस्ट क्लोज़ली लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी नहीं है। कोई भी इंसान सिर्फ पैसे से प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, बल्कि उसके साथ उसके अलग अदर फैक्टर्स भी हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपसे कोई ठीक से बात नहीं करता, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी। ट्रीटिंग वर्कर्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट वाज़ फाउंड टू हैव अ वीक कोरिलेशन विद प्रोडक्टिविटी। भाई ये कह रहे हैं कि वर्कर्स के साथ इज्जत से बात करना आपके काम को कमज़ोर बना देगा, गलत है। वर्कर के साथ इज्जत से बात करोगे तो डेफिनिटली काम के लिए भी बनेगा। एक कमज़ोर, अरे वीक, वीक, एक कमज़ोर, WEAK। अगला, द डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी, अंकेक्षक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर तारीख नहीं होनी चाहिए। कौन सी डेट होनी चाहिए? देखो, होता क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यानी कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार होता है वित्तीय विवरण तैयार करने का। और अंकेक्षक क्या करता है? ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन देता है। और ओपिनियन किस माध्यम से देता है? ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है? तो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाया जाएगा, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट क्या करेगा? अप्रूव करेगा। मैनेजमेंट साइन कर देगा कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव। ठीक है? उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट करेगा। तो कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले ऑडिटर अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑडिटर की रिपोर्ट पर जो डेट होनी चाहिए शुड नॉट बी अर्लियर देन द व्हिच अकाउंट्स ऑन द डेट व्हिच अकाउंट्स वर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। उससे पहले की डेट नहीं, मतलब मैनेजमेंट ने अप्रूव नहीं किया, आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? एनुअल जनरल मीटिंग की डेट हो सकती है। ठीक है? लेटर देन द डेट व्हिच अकाउंट्स पर, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होने के बाद अकाउंट्स के बाद की डेट हो सकती है। फॉलिंग अर्लियर देन द एनुअल जनरल मीटिंग, ये डेट भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती, अप्रूवल से पहले की डेट नहीं हो सकती, ध्यान रखिए। अगला, which of the following is not true about human resource audit, HR audit। human resource audit के केस में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखो, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट बेसिकली किस लिए कराया जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो आपका HRD कह सकते हैं, मानव संसाधन विभाग है, उसके बारे में आप उसका परफॉर्मेंस चेक करना चाहते होंगे और जो कमियां हैं उनको पता लगाना चाहते होंगे। तो इट एस्टैब्लिशेस बेंचमार्क फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस और HR डिपार्टमेंट, सही बात है। इट गैदर्स डेटा अबाउट पीपल, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है कि HR में देखा जाएगा कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, क्या आपकी पॉलिसी है, सारी चीजें देखेंगे। इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी कानून के तहत ऐसा कराना अनिवार्य नहीं है, तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये वाला सत्य नहीं है, इसका मतलब सी सही जवाब हो जाएगा। अगला, इट इज डन बाय इंटरनल एम्प्लॉइज और एक्सटर्नल कंसल्टेंट। इंटरनल, आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कुछ लोगों को अपॉइंट करके भी करा सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि वो लोग सक्षम नहीं है तो आप कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहते हैं तो बाहर के बंदों से भी करा सकते हैं, यानी एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की भी मदद ली जा सकती है। तो ये वैधानिक आवश्यकता नहीं है किसी भी संगठन के लिए। ये संगठन की मर्जी हो तो कराए, ना मर्जी हो ना कराए। अभी भारत में इसके लिए कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है? उसके बाद आगे बात करते हैं। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कार्यात्मक संरचना, और इसको कह सकते हैं हम प्रभागीय संरचना।
तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन को काम के बेसिस पर बाँटा जाता है। काम के बेसिस पर कैसे बाँटा जाएगा? जैसे परचेज़ डिपार्टमेंट का काम है, सारे परचेज़ से रिलेटेड काम परचेज़ डिपार्टमेंट में होंगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम कहाँ पर होंगे? प्रोडक्शन से होंगे। फाइनेंस और अकाउंट के सारे काम फाइनेंस और अकाउंट्स में होंगे। पर्सनल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सारे काम पर्सनल डिपार्टमेंट में होंगे। ठीक है? इसी तरीके से डिविज़नल स्ट्रक्चर क्या होगा? डिविज़नल स्ट्रक्चर में आप प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर बाँटेंगे, प्रोडक्ट लाइन। जैसे मान लीजिए कंपनी बनाती है, कॉस्मेटिक्स बनाती है, क्रीम पाउडर, ठीक है? फेयर एंड हैंडसम, ठीक है? और भी जो भी हैं जो आपके फेस वॉश ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कंपनी का फुटवियर का भी बिज़नेस है, बिल्कुल अलग चीज़ है। फिर उसके बाद कंपनी का गारमेंट्स का भी बिज़नेस है। तो अब ये कंपनी ने क्या किया, अलग-अलग डिवीज़न बना दिए, कॉस्मेटिक डिवीज़न, फुटवियर डिवीज़न, गारमेंट्स डिवीज़न। अब इनके अंतर्गत अब इसमें भी परचेज़ डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स होगा, पर्सोनल होगा, इसमें भी ये 4 डिपार्टमेंट होंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्रोडक्ट लाइन और जबकि फंक्शनल डिवीज़न में क्या किया जाता है, काम के आधार पर बाँटते हैं और यहाँ प्रोडक्ट के आधार पर, इतनी सी बात है। अब जब फंक्शनल डिपार्टमेंट में जैसे परचेज़ डिपार्टमेंट का जो हेड होगा परचेज़ मैनेजर, ये क्या होगा, ये हेड होगा। ये इसके पास पूरी अथॉरिटी होगी परचेज़ को लेकर के। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी पूरी होगी, ठीक है? So, entire organization is divided into functions with a specialist having authority. There are specialist advisors with no authority. Authority होती है इनकी, तो ये गलत है. There are no advisors and executives alone have the authority and competence to carry on the task. तो ये क्या है? गलत है. The entire organization is divided into function with specific role for a specialist. स्पेसिफिक रोल नहीं होता है, स्पेशलिस्ट हैविंग अथॉरिटी, उनके पास पूरा अथॉरिटी अधिकार होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे संगठन को अधिकार रखने वाले विशेषज्ञों के साथ कार्यों में विभाजित किया जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट। ये हो जाएगा इसका सत्य जवाब। अगला, द इक्विटी कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज हेल्ड। देखो इक्विटी कैपिटल होती है जो रीजनल, हेलो, क्लास ले रहा हूँ आपको 10 मिनट कॉल। हाँ हाँ जी। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, इसमें वो थोड़ा मुझे फ़ोटो उनसे बोल दीजिए क्लिक करके भेज दें। क्या एक बार फिर से बोल दीजिए? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए, तो हाँ, हम बात कर रहे थे रीजनल रूरल बैंक के बारे में। तो रीजनल रूरल बैंक के बारे में हम बात कर रहे थे और इसके बारे में क्या है कि इक्विटी कैपिटल क्या है? इक्विटी कैपिटल के बारे में सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है जो जहाँ पर आरआरबी लोकेटेड है। जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक ये जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र और राज्य और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बात ये है, भारत में अगर हम बात करें तो आरआरबी यानी जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है? यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। इस पे एक एक्ट है इंडिया में, आरआरबी एक्ट 1976, ठीक है? और ये जो कानून मतलब भारत में आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक बनाए गए थे बेसिकली गांवों पे फोकस करने के लिए, ये आपका बनाया गया था नरसिम्हा कमेटी।
नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी और नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी रूरल क्रेडिट को लेकर के, गांव की क्रेडिट व्यवस्था को ठीक करने के लेकर उन्होंने रिपोर्ट दिया था, उसके बेसिस पर बनाए गए थे। और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1976 को 5 आरआरबीज बनाए गए थे। ठीक है, 5 आरआरबीज बनाए गए थे। अब इसमें क्या है कि कभी भी आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक जो बनाए जाते हैं उसमें 3 प्लेयर्स होते हैं, मतलब 3 शेयर होल्डर्स होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा होता है स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक का मतलब होता है कि ये आपका शेड्यूल्ड बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर का बैंक होगा। ये आपकी शेयर होल्डिंग रखेगा कुछ और इनके आरआरबीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा, इनको ट्रेनिंग इनके बंदों को कराएगा। ठीक है, जैसे मेरे इलाके में एक बैंक है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। ठीक है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये जो बैंक है इसको मध्यांचल ग्रामीण बैंक, इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही एमपी में एक और है नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, जो इसका इसके 2 स्पॉन्सर बैंक हैं, एक है बैंक ऑफ इंडिया और एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक का काम समझ गए होंगे। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है आरआरबी में 50%, स्टेट गवर्नमेंट की होती है 15% और स्पॉन्सर बैंक जो होगा वो 35% होल्ड करता है आपका शेयर होल्डिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, किसके पास इक्विटी कैपिटल होगी, ज्वाइंटली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, अगला, a conflict that occurs within the individual due to actual or perceived pressures from incompatible goals or expectation is called, देखो, the conflict that occurs within individual, एक व्यक्ति के भीतर से होता क्या है, कई बार आप काम कुछ और कर रहे होते हैं और आपका लक्ष्य जो है कुछ और है, तो दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों में क्या कह सकते हैं कि सामंजस्य नहीं है, असंगत है दोनों ही। भाई आपने सिलेक्शन लेना है, ठीक है, और सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के बजाय आप जॉब पाना चाहते हैं और उसके बजाय आप घूमते फिरते रहते हैं, तो भाई दोनों एक्टिविटीज में कन्फ्लिक्ट है। तो उसे हम बोलेंगे इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। जब व्यक्ति के अंदर से कुछ भी बाधा उठे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रापर्सनल, यानी कि इंट्रापर्सनल व्यक्ति के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी इज कैलकुलेटेड। होता क्या है, होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो और उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग। मान लीजिए एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी है आलिया लिमिटेड और आलिया लिमिटेड की 50% यानी मान लीजिए 51%, चलो मान लेते हैं 51% शेयर हैं रणवीर के पास, रणवीर लिमिटेड। ठीक है, तो ये रणवीर लिमिटेड क्या हो जाएगी, होल्डिंग, और आलिया लिमिटेड क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। अब इसको रणवीर लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, मतलब दोनों का मिला करके। लेकिन अभी इसमें 51% है मान लीजिए, तो 49% किसी और के पास आलिया लिमिटेड का शेयर होगा। अब मान लीजिए ये है आपका सिद्धार्थ लिमिटेड के पास। ठीक है, तो देखो कंपनी के केस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको 51% मतलब शेयर होल्डिंग चाहिए, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग चाहिए, तो ही आप रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो ये जो है 50% से कम जिनके पास शेयर्स होंगे वो आ जाएंगे आपकी माइनॉरिटी में। कहां पर आ जाएंगे, माइनॉरिटी। और इसके लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और इसको एक और बोला जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इनके पास कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसके पास होगा, कंपनी का, कंपनी का कंट्रोल होगा रणवीर लिमिटेड के पास। ठीक है, इसे कैलकुलेट किया जाता है और बैलेंस शीट वगैरह में दिखाया जाता है। तो किस डेट पर दिखाया जाएगा, जिस दिन पर बैलेंस शीट को कंसोलिडेट किया जा रहा है, यानी जिस दिन पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जा रही है उस दिन पर। ठीक है, आगे आते हैं, XYZ Limited is planning to increase the credit period currently offered to its customer. XYZ Limited अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड बढ़ाना चाहती है। मान लो
कि अभी वो 30 दिन का क्रेडिट देते हैं XYZ लिमिटेड अपने कस्टमर को, और वो कह रहे हैं कि सर हम 90 दिन का क्रेडिट देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए रिजल्ट ऑफ प्रपोज चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी? क्रेडिट पॉलिसी बढ़ाने की वजह से कौन सी घटना घटित नहीं होगी इसमें से? इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, आपकी लागत बढ़ जाएगी, भाई ज्यादा दिन तक उधारी है तो लागत बढ़ गई। इंक्रीज इन कलेक्शन कॉस्ट, भाई कलेक्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ज्यादा दिनों तक आपके डेटर हैं, डेटर्स बढ़े रहेंगे, तो जब डेटर्स ज्यादा लगेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ये गलत है और ये गलत है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। इंक्रीज इन सेल्स, उधार ज्यादा बेचेंगे तो सेल्स भी बढ़ जाएगी। ठीक। चलिए आगे। द टर्म अमलगमेशन इज यूज्ड व्हेन, देखो दो तीन टर्म होते हैं, ये अमलगमेशन ऑफ कंपनी आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अमलगमेशन एक शब्द होता है, आपने सुना होगा। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा है आप कह सकते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक और है डिमर्जर भी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी समझते हैं। चलिए मान लीजिए एक कंपनी है, ए है और एक कंपनी है बी। ये दोनों पुरानी कंपनी है, ये ओल्ड है, ये भी ओल्ड है। इन दोनों ने बोला कि चलो हम मिल जाते हैं, और इन्होंने मिल करके फॉर्म किया एक नई कंपनी ए बी लिमिटेड। ये न्यू कंपनी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लिक्विडेट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ये भी डिसॉल्व हो जाएगी। ये कंपनी आ गई नई। इसको हम बोलते हैं क्या? अमलगमेशन। क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। ठीक है, ये हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन में मान लो ये ए है और ये बी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? ए हो गई खत्म, और ए का बिजनेस किसने एक्वायर कर लिया? बी ने एक्वायर कर लिया। तो अब बची सिर्फ कौन सी? बी कंपनी। ठीक है, ए के बिजनेस को किसने एक्वायर कर लिया? बी ने। ये क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मान लीजिए आपकी पहले कंपनी थी ए, ठीक है, इस कंपनी को आपने लिक्विडेट किया, बंद किया, और अब आपकी नई कंपनी बन गई है, मान लीजिए एक्स वाई कंपनी। इसमें आपने कंपनी को क्या कर दिया? लिक्विडेट कर दिया, और आपने नई कंपनी ओपन कर दी। ये क्या है आपकी? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इसी कंपनी के अंदर चेंज किया जाता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आप कंपनी बंद कर देते हैं एग्जिस्टिंग, और नई कंपनी को फॉर्म किया जाता है, लेकिन शेयर होल्डर्स वगैरह लगभग वही रहते हैं। और एक होता है डीमर्जर। डीमर्जर क्या है भाई? मान लीजिए आपकी एक कंपनी थी ए बी लिमिटेड, इसमें दो डिवीजन थे, एक था डिवीजन ए और एक था डिवीजन बी। आपने क्या किया? बी को अलग कर दिया, तो इसके लिए एक नई कंपनी बन गई बी लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या है? जब एक कंपनी को तोड़ के दूसरी कंपनी बना दी जाए, मतलब एक कंपनी को तोड़कर दूसरी कंपनी बनाई जाए, तो वो डीमर्जर है। ठीक है, इसको बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी, और इसको बोलेंगे डीमर्ज्ड कंपनी। ठीक है, तो ये, तो अमलगमेशन कब इस्तेमाल करेंगे? अमलगमेशन का इस्तेमाल तब किया जाएगा, देखो, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रीऑर्गेनाइज विदाउटिंग रिजॉल्विंग और द फॉर्मिंग न्यू कंपनी। तो ये तो एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज रीऑर्गेनाइज्ड, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विद सम एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर इट्स बिजनेस। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनी बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये आपका है एब्जॉर्प्शन। One or existing company goes into liquidation and new company is formed to take over its business. ये क्या है आपका? ये है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और टू और मोर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर देयर बिजनेस। दोनों कंपनियां लिक्विडेट हो रही हैं, यहाँ पर देखें ए और बी दोनों बंद हो गई, और नई कंपनी बनाई गई टेक ओवर करने के लिए। तो ये है आपका अमलगमेशन, और आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
दो या दो से अधिक मौजूदा कंपनियां परिसमापन में चली जाती है और उनके व्यवसाय को संभालने के लिए कोई एक नई कंपनी। तो ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे घसीटा राम परचेज्ड रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन 2/5/2015 यानी 2 जून नहीं 2 मई 2015 को उसने खरीदा। कितने में खरीदा? 12 लाख, 12,50,000। और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी दिया कितना? 65,000। ठीक है। He sold his flat, the said flat on the said flat on 17/3/2000 यानी 17 मार्च 2017 को उसने बेच दिया। कितने महीने के अंदर उसने बेच डाला? कितने में बेचा? 16 लाख। द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। इन्फ्लेशन इंडेक्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है, 2 मई को खरीदा, 17 मार्च को बेच दिया, यानी कि उसने 24 मंथ्स पूरे होने से पहले ही क्या कर दिया है, बेच दिया है अपनी बिल्डिंग को, फ्लैट को। ठीक है। इस केस में उसका जो कॉस्ट था कितना था? 1250 प्लस 65,000 कितना होगा? ये होगा 13,15,000। ठीक है, 13,15,000 और 16 लाख में उसने बेचा, तो कितना उसका कैपिटल गेन होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,85,000। इसका सही जवाब क्या होगा? 85,000। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आगे की चीजें कुछ और वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। कोर्स में जरूर इनरोल कराएं अगर आपने सिलेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच।